चलो, तो बच्चों हमने कंपनी अकाउंट्स में 12th क्लास के अकाउंट में कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट किया। इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम आज से पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। तो कंपनी क्रिएट जब होती है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं कंपनी क्रिएट करने के लिए, और कंपनी क्रिएट करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो किस तरीके से आते हैं ये मैंने आपको बताया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कंपनी कुल मिलाकर के 4 तरीके से कैश क्रिएट करती है। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियल, उसको जो भी पैसा चाहिए होता है, एक तो शेयर इशू करके, एक तो शेयर इशू करती है कंपनी, वहां से पैसे लेती है। शेयर भी 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। यहां से पैसे इकट्ठे करती है या फिर लोन लेती है, लोन या फिर आप कहें कि बोरोइंग, और इसी लोन बोरोइंग का हिस्सा होता है डिवेंचर, डेट, या फिर इसी को कहा जाता है डेट, और इसी डेट का हिस्सा होता है बोरोइंग, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, खुद का पैसा जो उसने बचा करके रखा है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, ये और ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो शुरू कर रहे हैं लोन बोरोइंग या फिर डेट यानी कि डिवेंचर की बात आज हम करते हैं। तो डिवेंचर क्या होता है सबसे पहले तो वो समझिए। कंपनी ने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा उधार लिया बैंक से। समझो, यदि डायरेक्ट कोई भी कंपनी लोन लेने जाएगी तो उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो कंपनी क्या चाहती है कि कम रेट में और कम डॉक्यूमेंटेशन में मेरा काम हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो इस सहारा लेती है लोन बोरोइंग या फिर डेट में से, बैंक से लोन ना लेकर के पब्लिक से फंड रेस करती है। और जब वो पब्लिक से फंड रेस करती है तो वो चूंकि 2 चीजें हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है डेट फंड। ओनर्स फंड यानी मालिक का पैसा और डेट फंड यानी उधारी। तो ओनर्स फंड में क्या जाता है, इक्विटी। जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है और रिटेन्ड अर्निंग लगाती है, ये दोनों चीजें हो जाती हैं ओनर्स फंड। यहां पर मालिकाना हक, डिसीजन मेकिंग पावर, सब कुछ किसके पास में होता है, कंपनी के पास में होता है। और यदि उधार ले लिया यानी डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर है तो वो है उधारी, यानी कंट्रोल जो है कंपनी का वो मार्केट के पास हो जाएगा। तो कंपनी ये कोशिश करती है कि 50% से ज्यादा हम शेयर पे ले लें या अपनी रिटेन्ड अर्निंग का यूज कर लें। रिटेन्ड अर्निंग यानी छोड़ दो उसको, शेयर पे काम चला लो 50% से ज्यादा, और थोड़ा बहुत जो अमाउंट बचेगा वो हम क्या करेंगे, मार्केट से लोन लेंगे, मार्केट से उधार ले लेंगे। तो फिर उसके लिए क्या करती है कंपनी, डिवेंचर इशू करती है। तो डिवेंचर सिंपली क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेजमेंट देता है किसका, डेट का, कि कंपनी ने लोन लिया है, इस बात का ये एक्नॉलेजमेंट देता है। इसी को कह सकते हो कि डिवेंचर्स आर यूजुअली एविडेंसिंग लोन टेकन बाय कंपनी एंड मोस्ट सिक्योर्ड बाय चार्ज। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो लोन लिया है, डिवेंचर एक एविडेंस है, सबूत है कि हो भाई साहब कंपनी ने क्या लेके रखा है। ये एक एविडेंस है, एक्नॉलेजमेंट है डेट का, या फिर एविडेंस है लोन का कि कंपनी ने लोन लिया है और वो लोन कैसा है, सिक्योर्ड है। वो लोन कैसा है, सिक्योर्ड है। अब आपको ये मालूम चार्ज का क्या मतलब होता है। चार्ज का मतलब वो मोबाइल में चार्जर फंसा दिया, मोबाइल चार्ज हो गया, वो चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहां पर स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है। क्या स्पेसिफाइड है, एसेट, कि किस एसेट पर हक, किस एसेट पर हक डिवेंचर होल्डर का है। मतलब यह है कि यदि कंपनी डूब गई, रीपेमेंट की बारी आई, तो कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, कंटिन्यूअस लॉसेस में है, तो स्पेसिफाइड है कि ये वाली एसेट को बेच देना और डिवेंचर होल्डर का पेमेंट दे देना।
शेयर अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन डिवेंचर हमेशा ऑलवेज क्या होता है, सिक्योर्ड होता है कि कंपनी की एसेट बेचो और जो भी पैसा है वो डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दो। तो ये ध्यान रखना, चार्ज का मतलब क्या है कि फिक्स सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है कि ये वाला एसेट आप बेच के डिवेंचर का पेमेंट कर देना। कब? जब कंपनी पेमेंट की स्थिति में ना हो, यानी पेमेंट में कंपनी डिफॉल्ट करे इनको, भाई इनको वादा किया था साहब 5 साल में हम आपका पेमेंट कर देंगे, और यदि 5 साल तक में कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई तो 5वें साल आप कंपनी को प्रेम पत्र भेजना कि देते हो पेमेंट या हम अपनी एसेट बेच दें। ठीक है, यहां तक बराबर। आगे चलते हैं, कुछ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर की 2 चीजें हैं वो भी कैरेक्टर में आप लिख लेना, इसको भी उठा के कैरेक्टर में लिख लेना। कैरेक्टर और डेफिनेशन में नॉर्मली कोई फर्क नहीं है, डेफिनेशन हम कंबाइन करके लिख लेते हैं और कैरेक्टर को हम पॉइंट में डाल देते हैं, बस। बाकी दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर लेना। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट का पीरियड फिक्स होता है, कितने टाइम में हमें इंटरेस्ट और पेमेंट उसका करना ही है, और इंटरेस्ट हर साल देना ही है। ये जो इंटरेस्ट होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर क्या कहलाते हैं, कंपनी के क्रेडिटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिवेंचर होल्डर इन कंपनी। कंपनी में डिवेंचर होल्डर की पोजीशन क्या है? तो याद रखना, डिवेंचर होल्डर की पोजीशन क्या होती है, क्रेडिटर की तरह। ठीक है, दीज आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट ऑफ कंपनी। ये तो यही समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये है डिवेंचर का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर की, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर 4 टाइप के हैं, सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रजिस्ट्रेशन और कन्वर्टिबिलिटी। उधर जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख दिया। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है? सर आपने बोला था, जब यहां मैंने बोला था कि डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड होता है, फिर सर ये ज्ञान बांटने का क्या मतलब है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? तो सिक्योर्ड का मतलब है कि स्पेसिफाइड है कि ये वाली एसेट बेचना है। जब भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो तो कौन सी वाली बेच दें, कौन सी वाली हमारी है। सम्मेलन में ब्याह चल रहा है बेटा, अपनी कौन सी है भाई, 8, 10, 15, 20 जोड़े रहते हैं, उसमें से कौन किसकी, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो ये सिक्योर्ड है, फिक्स है, यही इसकी है। मतलब डिवेंचर बहुत सारी कंपनी में एसेट है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, बहुत सारी चीजें। तो उसमें से जब आप फिक्स कर दोगे कि प्लांट एंड मशीन, अच्छा प्लांट एंड मशीन में भी मान लो 3-4 टाइप के, तो आपने फिक्स कर दिया कि कौन सी वाली प्लांट एंड मशीन, तो वो क्या कहलाएगा, सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड नहीं है, सबको अपना समझते हो, तो फिर वो अनसिक्योर्ड है। जब तक आपकी सगाई नहीं हुई तो आप सबको अपना समझो, सबको अपना समझो, फिर कोई भी आपके लिए सिलेक्शन में आ सकता है। तो अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी फिक्स स्पेसिफाइड एसेट नहीं है। कंपनी की कोई भी एसेट उठा लो जो सिक्योर्ड है, उसके अलावा जो स्पेसिफाइड है किसी बात के लिए उसको हटा दो, बाकी जितनी भी एसेट है उनमें से कोई भी एसेट बेच दो और अपना पेमेंट ले जाओ। अनसिक्योर्ड का ये मतलब है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का डिफरेंस एक बार फिर से, सिक्योर्ड मतलब स्पेसिफाइड है कि ये वाली एसेट बेच के और पेमेंट देना, और अनसिक्योर्ड मतलब कोई से भी बेच के पेमेंट ले जाओ। पर कोई से भी में ध्यान रखना कि यदि किसी में चार्ज लगा है तो उसको छोड़ देना भाई, जिसका पहले से ही फिक्स हो गया उसको नहीं मत अपना लेना। ठीक है, इतना धर्मात्मा नहीं बनने का। क्लियर क्या? तो चलो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्लियर, कोई समस्या? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। आपने कंपनी को वादा किया है डिवेंचर होल्डर को कि दादा आज पैसा दे दो, मैं अपना बिजनेस कर लूं और 5 साल बाद मेरे से ले जाना। तो 5 साल जब आपने फिक्स कर दिया कि 5 ईयर्स, मतलब अभी क्या है 2020 कोरोना काल, तो 5 साल फिक्स कर दिए, मतलब 2025 में आपने इनसे वादा कर दिया कि अपने पैसे ले जाना, मुंह पे मार देंगे तुम्हारे। तो ये है रिडीमेबल, स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई नहीं किया तो इरिडीमेबल। ये ध्यान रखना कि डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड होता है, स्पेसिफाइड है तो सिक्योर्ड, और स्पेसिफाइड नहीं है तो अनसिक्योर्ड।
और ऐसे ही हमेशा वो रिडीमेबल होता है, हमेशा उसकी लाइफ ही होती है 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा के लिए कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम लाइफ है डिवेंचर की 10 ईयर। 10 साल में उसको रिडीम करना ही पड़ेगा, ठीक है, 10 साल में उसको रिडीम करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले का टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि 5 साल में कर लेंगे यार, तो क्या हो जाएगा वो रिडीमेबल, और नहीं स्पेसिफाई है तो इरिडीमेबल। फिर 2020 से लेके 2030 के बीच में इन 10 सालों में आप इसको कभी भी पेमेंट दे दोगे, पर 10 साल से ज्यादा नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें पूरी डिटेल लिखी तो रजिस्टर्ड है, और डिटेल मेंटेन नहीं की तो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड को ही बोला जाता है बियरर, इसको ही बोला जाता है बियरर। अनरजिस्टर्ड को ही बोला जाता है बियरर, और अनसिक्योर्ड को बोला जाता है नेक्ड। अनरजिस्टर्ड को क्या बोला जाता है? नेक्ड डिबेंचर। नेक्ड डिबेंचर मतलब वो कहावत है ना, अनसिक्योर्ड को ही कहा जाता है नेक्ड, और नेक्ड डिबेंचर का मतलब होता है कि जो किसी स्पेसिफाइड नहीं है। इसका आप ध्यान रखना, इसको ही क्या कहा जाता है? नेक्ड, नेक्ड डिबेंचर। और ये इसको क्या कहा जाता है? बियरर डिबेंचर, ठीक है। फिर कन्वर्टिबिलिटी के लिए वादा किया है कि तुम्हारा जब हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन, तो उसके बदले हम तुम्हें पैसा ना देके क्या करेंगे? तुम्हारा कायाकल्प कर देंगे। ब्यूटी पार्लर गए, जाते टाइम कुछ और, बिफोर और आफ्टर कुछ और, तो ये है कन्वर्जन। आपका कन्वर्जन कर दिया किस में? या तो न्यू डिबेंचर में, न्यू डिबेंचर में कर दिया, या फिर शेयर में कर दिया। मतलब पुराना जो डिबेंचर था उसको नया डिबेंचर बना दिया, या फिर पुराने डिबेंचर को खत्म करके शेयर में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा कोई वादा नहीं है तो नॉन कन्वर्टिबल है। यदि वादा कर दिया, टाइम बता दिया तो कन्वर्टिबल, वादा नहीं किया, टाइम नहीं बताया तो नॉन कन्वर्टिबल। ये हैं इसके कुछ मेन टाइप। फिर प्रायोरिटी बेसिस एक और इसमें बनता है, जैसे 4 टाइप हो गए, ऐसे ही एक टाइप और बनता है। एक टाइप जो बनता है वो बनता है प्रायोरिटी। तो फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर का क्या मतलब है कि जब पेमेंट की बारी आएगी, सिक्योरिटी बेच करके जब आप एसेट का पेमेंट दोगे, तो फर्स्ट डिबेंचर का पेमेंट पहले होगा और उसके बाद किसका होगा? सेकंड डिबेंचर का। जैसे घर में 2 भाई हैं, छोटा है बड़ा है, तो बोले साहब पहले छोटे वाले को दो यार, छोटा है लाडला है, पहला पेमेंट इसका दो, ये मजे करने निकले तो फिर अपन बाकी घर वालों को निपटाएं, शुरुआत बच्चे से करो। तो फर्स्ट और सेकंड 2 और टाइप होते हैं। ठीक है, लिखूंगा नहीं तो तुमको मजा नहीं आएगा, नालायक बहुत हो। चलो देखो, ये क्या है? पांचवा जो टाइप है वो है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बेसिस या पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या हो गया? फर्स्ट डिबेंचर और सेकेंड डिबेंचर। नेक्स्ट है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट का मतलब क्या है?
इंटरेस्ट रेट, इसमें दो होते हैं, स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफिक रेट और जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट का रेट, ब्याज कितनी देना है। तो ब्याज की दर यदि डिसाइड कर दी, फिक्स कर दी कि साहब 5% देंगे, 9% देंगे, 10% देंगे, 11% एटसेट्रा, जो भी आपने वादा कर दिया वो स्पेसिफाइड हो गया। वादा नहीं किया तो वो क्या है, जीरो कूपन रेट है। वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि दादा 5% से देंगे, 10% से देंगे, तो स्पेसिफाइड है, और स्पेसिफाई नहीं किया तो जीरो कूपन रेट कहलाता है। ये हो गए इसके टाइप। अब कहानी आगे बढ़ती है, तो कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि कहानी जब आगे बढ़ी तो कुछ ऐसा हुआ कि डिबेंचर को सिक्योर करने के लिए एक डिबेंचर ट्रस्ट बनता है। डिबेंचर को सिक्योर करने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट बनता है, जिसमें यह देखा जाता है कि डिबेंचर के साथ कोई गलत तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि यदि डिबेंचर के साथ कोई गलत किया जाएगा तो उसको सिक्योरिटी देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए डिबेंचर ट्रस्ट बनाया जाता है। फिर डिबेंचर ट्रस्ट के बाद, अच्छा, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, इसका डिसीजन कैसे। नॉर्मली जो डिबेंचर है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, यानी हम प्रेजेंटेशन की बात करें कि आप डिबेंचर को बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ये, और कभी कभी ये शॉर्ट टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी, और अदरवाइज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर इसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी बोलो, या फिर सिक्योर्ड लोन बोलो, या सिक्योर्ड डेट बोलो, या सिक्योर्ड बोरोइंग बोलो, वॉट एवर जो भी बोलना है वो बोलो। तो जब भी डिबेंचर 12 महीने से ज्यादा के लिए इशू होगा, मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा के लिए है, 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम के लिए है तो 12 मंथ से कम के लिए है तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज्यादा के लिए है तो लॉन्ग टर्म। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इशू ऑफ डिबेंचर में पहुंच जाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे अब इसके, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इशू ऑफ डिबेंचर में। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर, तो बिल्कुल जो आपने शेयर में पढ़ा है, इशू ऑफ डिबेंचर सेम है, सिर्फ आपको रिप्लेस करना है शेयर और शेयर कैपिटल को डिबेंचर से। डिबेंचर कैपिटल नहीं है, इसलिए डिबेंचर के साथ जैसे शेयर कैपिटल लगता है, पर डिबेंचर में सिर्फ डिबेंचर लगता है, बस। डिबेंचर के साथ कैपिटल नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर ही लगता है। बाकी पूरा का पूरा इशू का प्रोसीजर, जर्नल एंट्री सब कुछ सेम है। डिबेंचर रिडीम होते हैं, फॉरफीचर नहीं होता। शेयर फॉरफिट होता है लेकिन डिबेंचर फॉरफिट नहीं होता। तो समझो, टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ इशू,
ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को जब आप इशू करोगे, अच्छा डिवेंचर भी दो तरीके से इशू होता है, इन कैश और इन काइंड। इन काइंड मतलब अदर देन कैश। पूरी प्रोसेस सेम है जैसी शेयर में थी, सिर्फ शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है डिवेंचर से। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल को रिप्लेस करना है डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल और डिवेंचर सेकंड कॉल से। इतना ध्यान रखना। टर्म्स ऑफ इशू शेयर्स में सिर्फ 2 थी, लेकिन यहां पे 3 है। टर्म्स ऑफ इशू में आएगा इशू एट पार, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। शेयर सिर्फ इन्हीं 2 तरीके से इशू होता है, लेकिन डिवेंचर तीनों तरीके से इशू होता है। अब ऐसा क्यों है सर, भेदभाव क्यों? पहले तो शेयर भी डिस्काउंट में इशू होते थे, अब नहीं होते, पर यह डिस्काउंट में इशू होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि डिवेंचर पे यह रिस्ट्रिक्शन है कि डिवेंचर पब्लिक में इशू नहीं होता। डिवेंचर इशू सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के एग्जिस्टिंग जो मेंबर होते हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में होता है। आम जनता में डिवेंचर इशू नहीं होता, इसलिए ये डिस्काउंट, प्रीमियम, पार किसी में भी मतलब डिस्काउंट में भी इशू हो जाता है। उसके बाद इसकी लाइफ है कि इतने साल के अंदर इसको रिडीम करोगे या कन्वर्ट करोगे या फिर इसका रीपेमेंट कर लोगे, ये इसमें पहले से ही वादा किया जाता है, इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स ऑफ इशू के बाद टाइप्स ऑफ इशू मैंने बता दिया कि डिवेंचर आप कैश और अदर देन कैश में इशू कर सकते हो। जैसे शेयर में सब्सक्रिप्शन था, वैसे ही यहां पर भी सब्सक्रिप्शन होता है, और सब्सक्रिप्शन का सेम टू सेम मतलब है। सब्सक्रिप्शन का वहां पर क्या मतलब था? फुल सब्सक्रिप्शन। फुल के बाद क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। थर्ड है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। और फोर्थ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का परसेंट वही 90% जो शेयर्स में था। फुल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है कि कंपनी इशू जितने कर रही है उतना ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अंडर मतलब जितना कंपनी ने इशू किया, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कम के लिए हुई है और इशू ज्यादा है। यहां पर क्या है? एप्लीकेशन कम है और इशू, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो ज्यादा है। और ये एक क्राइटेरिया है, कानून का लॉ है कि 90% से कम एप्लीकेशन नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना। थ्योरी मैक्सिमम इसी से पूछी जाती है, क्योंकि जर्नल एंट्री वो शेयर्स में से पूछ लेता है, तो जर्नल एंट्री यहां पूछने का औचित्य नहीं बनता, कॉलम ही नहीं आता। वेरी रेयर कि इसके इशू की जर्नल एंट्री पूछी जाए। लेकिन डिवेंचर जो इशू होता है उसमें 2 कैटेगरियां हैं, जो हम इनके इन सभी को ध्यान में रख के एक एक क्वेश्चन सबके करेंगे। मैं जर्नल एंट्री नहीं लिखाऊंगा, जर्नल एंट्री सवाल के दौरान ही हो जाएगी। अच्छा, अब इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करता हूं, अगली बातें अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।